नमस्कार, मैं उमाशंकर शर्मा फ्रॉम इटर्नल हॉस्पिटल। इटर्नल हॉस्पिटल में आज मैं इन सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लेफ्ट एंड जो सर्जरी के बारे में जानेंगे। शायद इसके बारे में आपने सुना नहीं होगा, बट मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूं इसके बारे में कि जैसे कि कोई कटा हुआ हो तो या कोई बच्चा तुतलाता है या किसी के चेहरे में टेढ़ापन है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो इसके लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर नेहा अग्रवाल कट्टा, जो आपको इसके बारे में बताएंगी। और इसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं आत्मनिर्भर एनजीओ से सभी लोग। तो हम बारी बारी से इसके बारे में जानेंगे। मैं हूं डॉक्टर नेहा अग्रवाल कट्टा, क्लेफ्ट एंड जॉय सर्जरी डिपार्टमेंट, इटर्नल हॉस्पिटल जयपुर। क्लेफ्ट एंड जॉय सर्जरी किस चीज़ को बोलते हैं? जो बच्चे कटे तालू या फटे होंठ से पैदा होते हैं, हमारे देश में 700 में से एक बच्चा, मतलब हर 700 बच्चों में से एक बच्चा क्लेफ्ट से पैदा होता है। ये बहुत निराशाजनक बीमारी है, क्योंकि माँ बाप को लगता है कि बच्चे को होंठ कट गया या तालू फटा हुआ है, पर इस बीमारी का बहुत अच्छा इलाज हमारे पास है। यहाँ इटर्नल हॉस्पिटल में हम क्लेफ्ट सर्जरीज रेगुलरली करते हैं। इसके अलावा जो बच्चों को जबड़ों में दर्द या बच्चों से लेके बड़ों तक जॉ की कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसे हम यहाँ पे बहुत बखूबी ट्रीट करते हैं। मेरा नाम कुसुमलता शर्मा है, मैं आत्मनिर्भर एनजीओ से हूँ। मेरा सवाल ये है आपसे कि जो लोग तंबाकू खाते हैं और उन्हें ये लत है या इसे छोड़ा जा सकता है। तो दूसरी बात ये है कि जो तंबाकू खाते हैं उनका मुंह कम खुलता है, तो इसका कोई उपाय है? ये ठीक हो सकता है क्या? बिल्कुल, तंबाकू खाना किसी भी फॉर्म में, चाहे अपन चबा के खाएं चाहे स्मोक करें, एक लत है, क्योंकि इसमें निकोटीन नाम का एक पदार्थ होता है। ये जो है हमें एडिक्शन कराता है। तो जो खाना शुरू करते हैं, जब वो एक पैकेट से शुरू करें, यहाँ तक कि बच्चे, बहुत छोटी उम्र के बच्चे स्टार्ट करते हैं, तो जब तक वो 20-25 साल के होते हैं उन्हें वो लत लग चुकी होती है। इसका सेवन बहुत रेगुलरली करने पर, मतलब रोज़ करने पर, या चाहे आप एक ही सिगरेट पियो लेकिन आप रोज़ उसको पी रहे हो, तो हमारी बॉडी में थोड़े टाइम बाद वो चेंजेस आने शुरू होते हैं। कैसे होता है? मुंह में मिर्ची लगना, बहुत मिर्ची वाला खाना नहीं खा पाना, मुंह में छाले होना बार बार, और धीरे धीरे हमारे मुंह का बंद होना, इसे हम OSMF कहते हैं, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ये कैंसर से जस्ट पहले का स्टेज होता है। तो अगर कोई बोलता है कि मेरा मुंह धीरे धीरे बंद हो रहा है, चाहे स्मोकिंग हो, चाहे तंबाकू हो, चाहे गुटखा हो, तो पहला काम तो यही है कि आदत छुड़ाना। तो इसके लिए हमारे पास रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, कुछ गम्स आती हैं, या अपन उसको उस तरीके से एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से छुड़वाने की कोशिश करते हैं। फिर अपन सर्जरी के द्वारा उस मुंह को अपन खोल सकते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज होती है, जिससे पहले की तरह से मुंह खुलना हो सकता है, बट सबसे पहला ज़रूरी है हैबिट ब्रेक करना। मेरा नाम जैस्मिन है और मैं आत्मनिर्भर एनजीओ से हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि गुटखा खाना, ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल है, लेकिन आजकल लोग एक शिकायत और कर रहे हैं कि इससे ज़बान भी कटने लग गई है, बहुत सारे कट्स आने लग गए। यस, तो क्या उसका भी ट्रीटमेंट होता है? ज़बान कटने का रीज़न यही होता है कि बहुत एसिडिक चीज़ें होती हैं। जब अपन तंबाकू, गुटखा, खैनी, कुछ भी आप खाते हैं, इनमें चूना मिला होता है, जो वाइट कुछ लोग मिला के खाते हैं। ये एसिडिक सब्सटेंस मतलब अंदर जाके तो नुकसान करते ही हैं। जब इनको अपन ज़बान पे, या कई लोग एक जगह पॉकेट बना के रखते हैं, तो बहुत नुकसान करता है। लोकली वो उस जगह कुछ हिलता है, धीरे धीरे खरोदता है ना। जैसे अपन रबर बैंड बांध लें और अपन उसको बार बार करें, उस तरीके से इसमें बहुत एसिडिक पदार्थ होते हैं जो उसको करते हैं। ये बहुत टाइम से करने पर वहीं पे धीरे धीरे छाला होना, सफ़ेद पैच होना, लाल पैच होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से ये भी सब कैंसर के पहले के लक्षण हैं। मेरा नाम स्वर्णिम बंसल है, मैं आत्मनिर्भर एनजीओ से हूँ। अभी मैं चाचा भी बना हूँ। तो कुछ चीज़ें मैंने नोटिस की, जैसे आजकल बच्चों के मुँह है, जैसे मुंह से सांस लेना या फिर मुंह खोलकर सांस लेना थोड़ा सा बढ़ गया है। इसका कोई मतलब नॉर्मल है ये चीज़, या फिर ये कुछ साइन है किसी अबनॉर्मलिटी का? अगर बच्चे मुंह से सांस लेते हैं, मतलब वो नाक से सांस बराबर नहीं ले पा रहे हैं। मुंह से सांस लेना नॉर्मल नहीं होता, या मुंह खोल के सोना नॉर्मल नहीं होता। इसका मतलब ये है कि ओवरऑल आपका जो फेस है, यानी ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा और आपका एयरवे, वो छोटा है। तो बच्चे को मुंह से भी एडिशनल सांस लेनी पड़ रही है। ये
इस ये आगे चल के उसके चेहरे का जो पूरा मतलब जो बनावट है वो बिगड़ जाती है। इससे क्या होता है कि ऊपर वाला जबड़ा नीचे आ जाएगा, नीचे वाला जबड़ा पीछे चला जाएगा, तो इसको हम एडेनॉइड फेसेस भी बोलते हैं। मुंह से सांस लेने का कारण बढ़े हुए एडेनॉइड्स या बढ़े हुए टॉन्सिल्स भी होते हैं। और इसको एक बहुत बाहरी पिक्चर से देखा जाए तो पोल्यूशन होना या बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी ना होना या बचपन से ही जबड़े छोटे रह जाने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। डेविएटेड सेप्टम होना, मतलब कहीं ना कहीं एयरवे में कहीं ना कहीं रुकावटें हैं जिसकी वजह से वो मुंह से सांस ले रहा है। अगर ये कंटिन्यू रहेगा तो वो बड़ा होकर उसके चेहरे की पूरी बनावट जो है वो ख़राब होगी, ओवरऑल इम्यूनिटी कम होगी, क्योंकि अपन मुंह से सांस लेते हैं तो अपनी सांस फिल्टर नहीं होती, जब अपन नाक से सांस लेते हैं तो हमारी सांस फिल्टर होती है। ये फ़र्क, इसके लिए बहुत शुरू से ही अपन इस चीज़ को अगर ध्यान दें बच्चों पे और अपन नोटिस करें तो आप किसी भी ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाएंगे तो वो लिप टेपिंग बताएगा आपको। मतलब बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप जब बच्चा सो रहा है आप उसके लिप के ऊपर टेप लगा दे, लिप्स बन रहे तो धीरे धीरे वो बेटर होगा। इसके अलावा अगर एडेनॉइड्स बढ़े हुए हैं या बहुत जल्दी खांसी जुकाम सर्दी ये सब बच्चे को हो रहा है तो आप ज़रूर ENT को दिखाएं। और जब बच्चा 7 से 9 साल का हो जाता है तब उसका ऊपर का जबड़ा एक्सपैंड करना, नीचे का जबड़ा बाहर लाना, क्योंकि जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है तो तभी अगर हम उस चीज़ पर ध्यान दें तो फिर आगे जाके अपने को ये प्रॉब्लम नहीं आती। मुंह से सांस लेना, बहुत ज़्यादा खराटे लेना या नींद पूरी नहीं हो पाने से बच्चे का IQ, स्कूल में ध्यान, ये सारी चीज़ें कम होती हैं। तो जैसे बच्चा सांस और योगा प्राणायाम का भी बहुत रोल है इसमें। तो जैसे बच्चा योगा सांस लेना सही तो उसका स्कूल में ध्यान, एक्टिव होना बच्चे का बढ़ जाता है। नहीं तो बच्चे आजकल आपने देखा बहुत लेथार्जिक हो जाते हैं, स्कूल से आए थक गए, ज़्यादा खेल नहीं पाते, सांस फूलना, एस्थमा, एलर्जीज ये सब बहुत कॉमन हो गया है। तो ऑब्वियसली पोल्यूशन का तो रोल है ही, पर आपके चेहरे की बनावट का भी इसमें बहुत रोल है। तो टाइम से अगर अपन उस ग्रोथ को एक डायरेक्शन में ले जाएं बच्चे की ग्रोथ को तो ये प्रॉब्लम बड़े होके नहीं आती। अगर फिर भी अगर बच्चा बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर हमारे पास जॉ सर्जरी ऑप्शन होता है। जब हम सर्जरी के थ्रू जॉज को आगे ले आते हैं तो पूरा पीछे एयरवे खुल जाता है, जिससे बहुत फ़र्क पड़ता है बच्चे के सांस लेने में। नमस्कार मैम, मेरा नाम मोनिका है, मैं आत्मनिर्भर NGO तरफ से हूँ। और मेरा सवाल आपसे ये है कि आजकल स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, नॉट ओनली अडल्ट्स बट इन चिल्ड्रन ऑल्सो। तो उसके लिए शायद साथ में ये शिकायत भी देखी गई है कि बच्चों का सर में दर्द या जबड़े में दर्द भी रहता है। तो ये क्या ये मिथ है, क्या इसमें कितनी सच्चाई है, क्या सही में ऐसा रहता है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। और साथ में पेरेंट्स के लिए एडवाइस के तौर पे बताएं कि क्या ये कितना सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपका रूटीन हो गया है, पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे को फ़ोन दे देते हैं उसके टाइम को एंगेज करने के पर्पज़ से। तो क्या ये कितना सही है, और आप पेरेंट्स के लिए एडवाइस थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। स्क्रीन टाइम बच्चों में और अडल्ट्स में एक अलग अलग चीज़ है। अडल्ट्स में तो क्या है, उनकी जॉब है आजकल। अब आप देखोगे, मतलब मैंने खुद ये चीज़ नोटिस की कि बहुत सारे स्पेशली 18 से 25 साल की एज के बच्चे सर दर्द, नेक में दर्द, जॉ में दर्द के उस हिसाब से आते हैं। और आप पूछोगे उनका जॉब तो लैपटॉप, मतलब 10 से 12 घंटे, अपने को 8 घंटे, और इट इज़ देयर वर्क, वेदर दे आर इन डेटा एनालिसिस और बिकॉज ऑफ कोविड वर्क फ्रॉम होम जब ना स्टार्ट हुआ। तो एक्चुअली क्या होता है, जब हम स्क्रीन की तरफ एक टक देखते हैं तो हम सबकॉन्शियसली हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे ऐसे जबड़े को हिलाना या टाइट करना, इसको क्लेंचिंग या ग्राइंडिंग भी बोलते हैं, जो आप बहुत सबकॉन्शियसली करते हो। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है स्ट्रेस। जैसे हम स्ट्रेस, हमारी बॉडी में स्ट्रेस किसी भी तरह से ओवर थिंकिंग या किसी भी तरह से बढ़ता है तो ये जॉ पेन बढ़ता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सबसे ज़रूरी है फ्रीक्वेंट ब्रेक्स, कि अगर आपका काम ही है तो आप अपने हिसाब से अलार्म लगा के हर 1 घंटे में ब्रेक लो ना, स्ट्रेचिंग करो, स्ट्रेच योर नेक, रिलैक्स योर जॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, स्ट्रेस मैनेजमेंट के और तरीके, मतलब हम भूल चुके हैं, हम काम में इतना ज़्यादा वो हो चुके हैं कि मेडिटेशन, योगा, इन सब चीज़ों पे हम ध्यान, तो जो चीज़ जिस चीज़ में आपको खुशी मिले आप वो ज़रूर करो, काम के चक्कर में वो चीज़ अवॉइड मत करो।
शुरू शुरू में अपने को सिर्फ जॉ स्टिफनेस होती है, मतलब खुल नहीं रहा, टाइट लग रहा है, सर दर्द हो रहा है, यही जॉ पेन अपना सर में जाता है, यही अपने नेक में भी जाता है। तो इनिशियल डायग्नोसिस में बहुत टाइम लग जाता है कि हेडेक के लिए ट्रीट कर रहे हैं अपन, नेक पेन के लिए ट्रीट कर रहे हैं, बट एक्चुअली प्रॉब्लम इज इन योर मसल्स, यस, एंड इज नॉट ट्रीटेड। ये मसल्स पर अपने जॉइंट को भी इन्वॉल्व कर लेती हैं, ये प्रॉब्लम है। दूसरी बात, जब अपन क्लेंस करते हैं या अपन ग्राइंड करते हैं सबकॉन्शियसली, मतलब आपको पता नहीं चल रहा, आप करो तो आपके दांत खिस जाते हैं, तो उसकी वजह से जबड़ा और छोटा 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 होता चला जाता है, लोड जॉइंट पे बढ़ता चला जाता है। तो ये चीज़ मैंने भी नोटिस करी कि बहुत कॉमनली पेशेंट्स हैव स्टार्टेड कमिंग फॉर दिस ओनली, एंड व्हेन यू आस्क देम कि आप क्या करते हो, काम करता है। जहाँ तक बच्चों की बात है, अब अपन बच्चों पे आएँ तो बच्चों के स्क्रीन टाइम पे भी अपने को लिमिट्स लगानी पड़ेंगी, बिकॉज जब बच्चा स्क्रीन की तरफ देखता है वो जोन इन हो जाता है, मतलब सराउंडिंग कुछ भी समय, आप बच्चे को कुछ तीवे खिला के खाना खिला रहे हो तो उसको खाने का स्वाद नहीं आ रहा है ना, तो एडिक्शन तो है ही डेफिनेटली। वो एडिक्शन इसलिए क्योंकि कलर्स, मूवमेंट, उस वजह से हर चीज़ बच्चे को आकर्षित करती है। बचपन में आप कुछ भी टॉय भी दिखाते हो तो बच्चे को आकर्षित, तो उसका भी ये है कि आप स्क्रीन टाइम को लिमिट करो, फ्रीक्वेंट ब्रेक्स दो, अगर बड़े हैं तो आई ऑलवेज एडवाइज देम कि आप 15-20 मिनट में, आधे घंटे में जस्ट टेक अ वॉक, आप उठो अपने स्टेशन से, टेक अ वॉक, कम बैक। तो बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग जब आप कोई भी चीज़ देखोगे तो आपकी बॉडी में उस चीज़ के चेंजेस आने लगेंगे, और ये आपको 6 महीने में नहीं, साल भर में नहीं, 2 साल में, 3 साल में, कभी भी ये प्रॉब्लम जब बढ़ जाएगी कि इतनी कि आप अपने काम पे ही फोकस नहीं करें, तब जाके आप किसी डॉक्टर को देखोगे। और ज़्यादा ये आजकल प्रॉब्लम है। हाँ, मतलब कल ही 27 साल की फीमेल थी एंड सिवियर पेन, मतलब ना अब इतना हो गया कि अब कुछ नहीं समझ आ रहा, तो देन शी केम टू मी, ये पेन, जॉ पेन, जॉइंट इन्वॉल्वमेंट। तो फिर क्या होता है, फिर आपको भी शुरू से शुरू करना पड़ता है, नेक पेन, हेडेक, ये सब, एंड दिस इज़ ऑल जॉ पेन। और मतलब सी जस्ट 27, काम डेटा एनालिस्ट, तो 12 घंटे जॉब, एंड दिस इज पेशेंट, वो आता है शायद बिहार से कहीं से, वो आता है, उसकी अपन ने सर्जरी करी, वो भी सेम प्रॉब्लम, एंड वो उसका तो मतलब उसने खुद ही बोला कि आप 3 घंटे मूवी देखते हो आपका सर दर्द हो जाता है ना मैम, अब आप सोचो हम 12-12 घंटे लैपटॉप पे रहते हैं। सेम इश्यू विद माय मदर इन लॉ। हाँ, अभी कुछ टाइम पहले वो को समझ में नहीं आ रहा कि नहीं कान में दर्द हो रहा है और पिए, और वो करते हैं फ़ोन बहुत ज़्यादा अटेंड है ना, पंडी भाई के, तो वही उनका तो एकदम, अब हमारा क्या है, हमारे जबड़े का काम होता है खोलना बंद करना जॉइंट का, दांतों का काम होता है लोड लेना, है ना। जब अपन ऐसे ऐसे या कुछ भी बिना मतलब बिना कॉन्शियसली हम नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा, तो फिर हम जुगाली कर रहे हैं। तो हमारा काम नहीं है, हमारे जबड़े का काम सिर्फ मुंह खोलना बंद करना है, तो वो जॉइंट पे आने लगता है। दूसरी चीज़ ये है कि जब अपन दांत ग्राइंड करते हैं रात में, ब्रक्सिज्म बोलते हैं उसको, जब अपनी नींद पूरी नहीं होती है, ये सारी चीज़ें जब होती है ना, तो दांतों का लोड फिर जॉइंट पे आता है। जो 100% लोड दांतों को लेना चाहिए, वो सारा लोड अपने जॉइंट पे आ रहा है बहुत जल्दी। मतलब जो चीज़ मैं 40-50 साल में कॉमन मानूंगी, वो चीज़ अब मैं मतलब 20 साल में, 25 साल में, 27 साल में, तो और अब मैं कुछ कर भी नहीं सकते, जॉब है ना, बच्चे का जॉब है, आप पेरेंट्स परेशान है, बच्चा भी परेशान है, लेकिन जॉब है तो जॉब तो वो सर्जरी पे ना जाए अपन इसका, तो उसमें तो बहुत ज़रूरी है कि फ्रीक्वेंट ब्रेक्स, एंड बच्चों का भी ना फ़ोन नहीं रखो, दिखाना ही है राइम्स वगैरह जो भी बच्चे को सीखना भी, तो कीप अ बिग स्क्रीन सो दैट एटलीस्ट वो, हाँ, इतना फोकस नहीं होता, तो उस पर फिर आई साइड पे भी, और बच्चा बोल भी नहीं पाएगा, है ना। वो आई साइड वीक होगी तो आपको थोड़ी बताएगा, उसको क्या पता कि उसकी आई साइड वीक हो रही है। देयर इज दिस फ्रेंड ऑफ माइन जो उसको पहली बार चश्मा लगा, तो उसने मुझे बताया कि अच्छा, तब मुझे पता चला कि पत्तियाँ ऐसी दिखती हैं, क्योंकि बचपन से आई साइड वीक थी, तो कभी पता ही नहीं कि ये धुंधला दिख रहा है। ये भी बच्चे को थोड़ी पता है कि धुंधला दिख रहा है, ये चीज़ है। ऐसे ही क्लेफ्ट लिप पैलेट में भी होता है कई बार। मतलब सबसे बड़ा बच्चा जो मैंने, वो 27 साल का था जिसको क्लेफ्ट पैलेट था, कभी किसी ने नोटिस ही नहीं किया। स्पीच में प्रॉब्लम थी, तो ठीक है, सब बच्चों की स्पीच में प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे 5 साल 2 साल तक बच्चे को, माँ को पता ही नहीं चलता कि क्लेफ्ट पैलेट है, मतलब तालू में छेद है या तालू कटा हुआ है, ये सारी चीज़ें, इससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं बच्चों में जो बहुत लेट डायग्नोज हो पाती हैं। नमस्कार मैडम,
मैं ब्रुक होमलता से। मेरा सवाल ये है कि कुछ बच्चे कटे हुए होठ और तालू से पैदा होते हैं, तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? बच्चे जब कटे हुए होठ फटे हुए तालू से पैदा होते हैं, आजकल अल्ट्रासाउंड और अपनी तकनीकी इतनी अच्छी एडवांस हो गई कि अपने को पहले ही पता चल जाता है। सो मदर्स पेरेंट्स नो दैट द चाइल्ड हैज़ विल बी बॉर्न विद अ क्लेफ्ट लिप पैलेट। बहुत अच्छा इलाज है अपने पास, और अगर अपन टाइमली इलाज करें तो बच्चे को कम सर्जरीज लगती हैं। पहली सर्जरी 3 महीने पे होती है, जो लिप जिसमें अपन लिप बंद कर देते हैं, 3 महीने पे होती है। पेशेंट बच्चे का हीमोग्लोबिन 10 होना चाहिए, वज़न 5 किलो होना चाहिए। 3 महीने पे जब सर्जरी हो जाती है तो ये अपना जो जबड़ा है ना, ये लिप बंद होते ही सही आ जाता है। यही सर्जरी जितना अपन लेट करेंगे उतना वो स्कार जो है वो बड़ा आएगा। ये चीज़ होती है। तालू की सर्जरी अपने को तब करनी होती है जब बच्चा बोलना सीखे, उससे पहले। तो जब बच्चा 9 महीने से साल भर का हो, उससे पहले अपने को तालू की सर्जरी कर देनी चाहिए। उसके लिए अपने को बच्चे का वज़न 8-9 किलो चाहिए, हीमोग्लोबिन 10 या 10 के ऊपर ही चाहिए। तालू के ऑपरेशन के बाद बहुत ज़रूरी है कि अपन स्पीच थेरेपी पे ध्यान दें। सिर्फ ऑपरेशन करने से बच्चे की स्पीच अच्छी होगी ये ज़रूरी नहीं है। तो नाक से आवाज़ आना, नहीं ज़बान साफ़ होना, इस चीज़ का रीज़न हो जाता है कि अपन ने सर्जरी तो कर दी, फिर अपन ने इग्नोर कर दिया। स्पीच थेरेपी, एक्टिव स्पीच थेरेपी बहुत ज़रूरी है। अपन किसी भी भाग का ऑपरेशन करा और फिर अपन उससे काम नहीं ले, तो वो तो उसमें कोई काम नहीं है ना। अपना एक्सीडेंट हुआ, अपन फिजियोथेरेपी नहीं कराएं, सेम चीज़ है। जब अपन तालू का ऑपरेशन कराते हैं, उस पर स्पीच थेरेपी पे, स्पीच पे बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। ये करने के बाद, ये 2 ऑपरेशन के बाद भी अपन ढीले नहीं पड़ सकते। जब बच्चा 7 साल का हो तब उसका डेंटल ट्रीटमेंट चालू हो जाना चाहिए, ब्रेसेस लग जानी चाहिए, जबड़ा एक्सपैंड हो जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो जब बच्चा 17 साल का होगा, उसका ऊपर का जबड़ा बहुत छोटा हो जाएगा। इसको अपन मैक्सिलरी हाइपोप्लेजिया बोलते हैं, क्लेफ्ट मैक्सिला, मतलब दी अपर जॉ बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल। तो अपीयरेंस में प्रॉब्लम, बोलने में प्रॉब्लम। अगर मैं अपना नीचे का जबड़ा ऐसे कर लूँ तो मैं ना बोल सकती हूँ, ना मैं खा सकती हूँ, ना मेरे जॉइंट में भी दिक्कत होनी स्टार्ट। फिर मेजर सर्जरी करनी पड़ती है अपने को। वी हैव टू ब्रिंग, ये वाला जो अपन बाहर लाते हैं, ये वाला अंदर लेके जाते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें अवॉइड हो सकती है अगर अपन टाइमली उसका ट्रीटमेंट अगर अपन करें। तो मोटा मोटी 3 सर्जरी बहुत ज़रूरी होती है 9 साल तक। उसके बाद सिर्फ अगर ब्रेसेस वाला ट्रीटमेंट भी चल जाएगा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर सर्जरी इज़ द लास्ट ऑप्शन। नमस्कार मैडम, मेरा नाम अभिषेक है। आजकल सोते वक्त जैसे खर्राटे आते हैं, तो क्या ये बीमारी है? और मैं इसके आगे जानना चाहूँगा कि इसका जबड़े से क्या लेना देना है। अच्छा, खर्राटे लेना, स्नोरिंग, एक शुरुआत है एक बीमारी जिसको हम स्लीप एपनिया बोलते हैं। स्लीप एपनिया मतलब, एपनिया का मतलब सांस रुकना है ना, स्लीप एपनिया मतलब नींद में सांस रुकना। तो जब हम खर्राटे लेते हैं, इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें से छोटा जबड़ा या यहाँ फैट होना भी एक कारण है। जब बहुत टाइम तक आप खर्राटे लेते हो, या मतलब आप इतने खर्राटे लेते हो कि आपको नींद में उठना पड़ता है, इसका मतलब आपके ब्रेन को ऑक्सीजन कम पहुंचा और आपके ब्रेन ने आपको उठा दिया कि वो उठ जाओ, है ना। मतलब आपके ब्रेन का ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे कम हो रहा था। इसको अपन एपनिया बोलते हैं। ये डायग्नोज होता है स्लीप स्टडी से। मतलब हम एक स्लीप स्टडी करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि ऐसा कितनी बार हुआ कि आपके ब्रेन का ऑक्सीजन लेवल कम हुआ और कितना कम हुआ। सबसे पहली चीज़ इसमें आती है लाइफस्टाइल, मतलब आप वज़न कम करो, वॉक करो, ओबेसिटी अगर है, यहाँ फैट है या आपके कहीं भी फैट है तो उसको अपन कम करें, ठीक है। इसका ऑप्शन सर्जरी इसलिए होता है जिसमें अपन अगर जबड़ा छोटा है और उसको अपन आगे ले आते हैं, जैसे अपन जबड़ा आगे लाते हैं, अपनी ज़बान आगे आती है, सारी की सारी मसल्स आगे आ जाती हैं, तो पीछे से अपना एयरवे जो है वो खुल जाता है। इसको अपन एडवांसमेंट सर्जरी बोलते हैं, विच इज़ अ सर्जरी दैट हैज़ 99% इफेक्टिवनेस। बट उससे पहले बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर अपने नाक में कोई रुकावट है तो अपन पहले वो सर्जरी करें। कई बार अपनी ज़बान बहुत बड़ी होती है, बल्कि होती है, तो अपन वो सर्जरी करें। उसके बाद अपन जॉ सर्जरी पे आते हैं। नमस्कार मैम, मैं मोहित माहेश्वरी, आत्मनिर्भर एनजीओ प्रेसिडेंट। काफ़ी बच्चों पे हमने वर्क किया है और हमने देखा है कि कई बार बच्चों को पता नहीं होता है कि उनके मुंह में छाले हैं और वो लॉन्ग टर्म तक बने रहते हैं। तो क्या ये कैंसर हो सकते हैं?
हर छाला कैंसर नहीं होता है ना, ये चीज़ अपने को समझने की ज़रूरत है। वैसे भी अपने मुंह में छाले, मुंह पड़ जाना, अपन बोलते हैं ना पेट खराब हो गया, मुंह पड़ गया, तो जनरली विटामिन डेफिशिएंसी से भी होता है। कोई भी छाला जो सही नहीं हो रहा है ना, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना सही नहीं हो रहा, वो छाला ज़रूर कैंसर हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो पान तंबाकू का सेवन करते ही हों, कई बार नहीं भी होता है। तो ऐसे में अपने को डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। कोई भी नॉन हीलिंग अल्सर, एनी नॉन हीलिंग, तेरा मतलब बहुत तरह के अल्सर होते हैं, स्ट्रेस से हो जाता है, बहुत टेंशन है, बहुत खाया पिया नहीं है, पेट साफ नहीं है, विटामिन डेफिशिएंसी है, तो ऐसे में हम विटामिन वगैरह देते हैं, अच्छा खाने पीने बोलते हैं। अगर वो ठीक हो गया तो बहुत बढ़िया। 15 दिन, 20 दिन, महीना भर कोई अल्सर ठीक नहीं हो रहा हो तो ज़रूर दिखाएं। कभी कभी ये भी होता है शार्प टूथ, है ना, कोई टूथ है, कोई जो आधा टूट गया या कोई फिलिंग है, वो बार बार एक जगह को खरोच रहा है, तो उससे भी अल्सर हो सकता है। अल्सर बहुत देर तक रह जाए तो उसके कैंसर में तब्दील होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बाकी ऑब्वियसली पान तंबाकू तो है, अगर पान तंबाकू का सेवन कोई कर रहा है तो बहुत चांसेस हैं कि वो कैंसर हो सकता। हेलो मैम, मेरा नाम राहुल है और मैं 2 साल से आत्मनिर्भर एनजीओ के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है कि आजकल काफ़ी लोग ना सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम के कारण ना कॉस्मेटिक सर्जरी की तरफ काफ़ी बढ़ रहे हैं, मतलब कुछ अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं, और काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ने भी कॉस्मेटिक सर्जरी करा के अपने फेसेस को अच्छा किया है। तो मैं ये जानना चाह रहा था, क्या ये सही चीज़ है, और मतलब इसके कोई एडवर्स इफेक्ट भी हैं लाइफ में अपने? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी वाला। तो कॉस्मेटिक सर्जरी डिपेंड, आप जब भी आपके पास कोई आता है जिसको कॉस्मेटिक सर्जरी करानी होती है, आप बहुत जानना ज़रूरी है कि किस वजह से वो कॉस्मेटिक सर्जरी करा रहा है। इसको हम बोलते हैं रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन एंड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। एक पेशेंट आता है जो बोले कि मुझे ये हीरोइन बनना और ये हीरो बनना है, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस गलत हैं। कुछ लोग अपनी चेहरे की कोई एक चीज़ को अपनी लाइफ से जोड़ लेते हैं कि अगर मैं ये सर्जरी करा लूँगा तो मुझे जॉब मिल जाएगी, मेरी शादी हो जाएगी। इसको हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बोलते हैं। ऑल्सो वॉट एवर सर्जरी इज़ डन इज़ करेक्टिव, ठीक है। हम कोई हमारा फेस, जब भी हम बैलेंस किसी चीज़ को देखते हैं ना, हमारी आंखें नेचर में सिमेट्री ढूंढती है, बैलेंस ढूंढती है। तो व्हेन द फेस इज़ आउट ऑफ बैलेंस वी ट्राई टू बैलेंस इट, प्रोपोर्शंस में हम उसको देख, तो वो नेचुरली अट्रैक्टिव लगता है। तो एज सर्जन जब हम कोई चीज़ करेक्ट करते हैं तो सुंदरता आना उसका एक प्लस पॉइंट है, लेकिन उसका गोल नहीं है। हम पेशेंट को अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम कुछ चीज़ सही कर रहे हैं और उसकी वजह से उसकी अट्रैक्टिवनेस बढ़ रही है, क्योंकि इट इज़ अ लॉ ऑफ नेचर। अट्रैक्टिवनेस इज इन बैलेंस, इट इज़ इन सिमेट्री, राइट। सो किसी का चेहरा टेढ़ा है, हम उसको सीधा करेंगे तो नेचुरली वो ज़्यादा सुंदर लगेगा, करेक्ट। किसी के होठ पतले हैं, मोटा करेंगे, मोटे हैं पतला करेंगे तो वो नेचुरली ज़्यादा सुंदर लगेगा। पर हम तो करेक्ट करने की, हमारा पर्पस करेक्ट करने का, इसीलिए बहुत ज़रूरी है बहुत स्पेसिफिकली ये जानना कि कोई क्यों जॉ सर्जरी या कोई क्यों कॉस्मेटिक सर्जरी कराना चाहता है। अगर तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्ट, और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको खुद को फील नहीं हो रहा होता, लेकिन लोग आपको बोल बोल के कि नहीं ये है, ये है, ये है, वो भी जानना बहुत ज़रूरी। मोटिवेशन हैज़ टू बी इंटरनल, not external. So Instagram is an external motivation because everybody is getting done, you're getting it done. If you feel like this surgery will help me build my confidence, तो ज़रूर। अगर वो 10% भी उस यंगस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है which helps him in life, then definitely, why not? तो वो पर्पस हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इसलिए कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी से पहले बहुत सारे कंसल्टेशंस होने चाहिए। मतलब आज आया तो नहीं, आप 1 बार 2 बार 3 बार बहुत डिटेल में पेशेंट से बात करते हैं, अपन पूछते हैं कि क्यों, क्या चीज़ है स्पेसिफिकली जो आपको बॉदर करती है। तो जब आप जानते हो कि पेशेंट नो, मतलब ऐसे में क्या होता है, फिर सर्जरी के बाद भी ज़रूरी नहीं पेशेंट खुश हो। तो एक युवक या युवती को क्यों सर्जरी करानी है, उसके पीछे का द एक्सपेक्टेशन शुड बी रियल, द मोटिवेशन शुड बी इंटरनल नॉट external, then that person is a candidate for surgery. Not every patient needs surgery. Also, as I said, all surgery should be corrective.
कोई डिफॉर्मिटी है जिसको अपन करेक्ट करने की कोशिश करें। जैसे अभी मैं बात करी थी, अगर बच्चों में अपन ने ध्यान नहीं दिया तो जॉ ग्रोथ नॉर्मल नहीं होती, ये छोटा रह जाता है या ये ज़्यादा बढ़ जाता है। दैट इज़ अ डिफॉर्मिटी दैट वी आर ट्राइंग टू करेक्ट। दैट लीड्स टू गुड, मतलब वो अच्छा दिखता है, उसके बाद वो एक प्लस पॉइंट है, बट वो इस वजह से नहीं किया वो इस वजह से किया जा रहा है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़े। बिकॉज ऐसे बहुत पेशेंट्स आते हैं जिनके पेरेंट्स बोलते हैं कि ये तो घर से बाहर ही नहीं निकलता क्योंकि इसको ये लगता है, तो वो उस चीज़ में सर्जरी ज़रूरी हो जाती है। देन व्हेन यू सी दैट स्माइल ऑन द पेशेंट्स फेस आफ्टर द सर्जरी, देन यू फील लाइक ओके यू नो दिस पेशेंट गेन कॉन्फिडेंस। वो फ़र्क लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है। सही। तो कैसे कोई साइड इफेक्ट्स हैं, कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट पर? जॉ सर्जरी इज़ अ वेरी क्लीन सर्जरी, है ना। आपको इन्फेक्शन नहीं अपन ट्रीट करें तो क्लीन सर्जरी में अपने लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स आर वेरी लेस। देर इज सम नमनेस दैट कम्स दैट गेट्स करेक्टेड ओवर टाइम ना, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी बट इट रिक्वायर्स वेरी स्पेसिफिक प्लानिंग वेन एवर यू आर मूविंग द जॉज एंड द टीथ। सो वॉट वी यूज़ इज़ अ सॉफ्टवेयर, वी डू वर्चुअल प्लानिंग। सो आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई कि हम पेशेंट को दिखा पाते हैं कि आपका जबड़ा हम इस तरह से मूव करेंगे और इतना मूव करेंगे टू द लास्ट मिलीमीटर। एंड हियर एट एटर्नल हॉस्पिटल देन वी गेट देम 3D प्रिंटेड। हम पेशेंट का फेस, पेशेंट के स्प्लिन्स 3D प्रिंट करवाते हैं। तो पहले जैसा नहीं होता, अब बहुत स्पेसिफिक होता है। पेशेंट को पता होता है कि हम इतना मूव करेंगे, इतनी चिन आगे लेके आएंगे, इतनी पीछे लेके जाएंगे। सो पेशेंट इज़ ऑल्सो वेरी अवेयर कि ये हो रहा है, और फिर अपन वो चीज़ डिलीवर करते हैं बिकॉज इट इज़ कंप्यूटर एडेड। तो उसमें हाँ मार्जिन बहुत कम होता है कुछ भी गलत होने का। मैडम जैसे कि बच्चे लाते हैं और वो आगे चल के भी तो लाते रहते हैं, तो उसके लिए फिर हाँ, उसका रीज़न कभी कभी टंग टाई हो सकता है, ज़बान चिपकना। तो वो जब बच्चा पैदा होता है ना, अपने को उसमें क्या होता है, सिविरिटी होती है, तो बिल्कुल ही चिपकी हुई, जिसमें बच्चा माँ का दूध भी नहीं पी पाता, तो वो तो उसी टाइम उसको करना ज़रूरी है। लेकिन अगर उसका सिविरिटी कम है और बाद में जब बच्चा बोलने लगा तब आपको समझ आया है, तो उसको बहुत टाइम से पहले ही कर लेना चाहिए। एक बार बच्चा बोलना सीख गया, फिर आप सर्जरी करोगे भी तो भी बहुत फ़र्क नहीं आएगा। इसको बोलते हैं मिस लर्निंग। हम जैसे बोलते हैं, हम अपनी आवाज़ सुनते हैं, वही अपन सीखते हैं। अगर कि कोई बच्चा 61 को 81 बोलता है तो वो 81 ही बोलेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, है ना। तो वो टाइम से सर्जरी हो जानी चाहिए। 3-4 साल से पहले सर्जरी अपन प्लान कर लेनी चाहिए। 4-5 साल के बाद बच्चा बहुत अग्रेसिव स्पीच थेरेपी आप कराओगे तो वो चेंज आता है, नहीं तो वो इम्पेडिमेंट रह जाता है, क्योंकि इसको मिस लर्निंग बोलते हैं। मतलब वो सीख गया अब बोलना, आपका ब्रेन सीख गया कि अब इसको ऐसे ही बोलना है, तो वो ऐसे ही बोलेगा। मैडम एक सवाल और था मेरा कि जैसे जो बच्चे कोरोना टाइम में हुए हैं, तो कहते हैं कि वो बच्चे जो है ना, उनमें बोलना नहीं, चुप रहना, आंखें नहीं मिलाना, वो इस टाइम की प्रॉब्लम ज़्यादा हुई है। तो ये क्या कोरोना की वजह से है या ये ऐसा होता ही है? ये अब बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ये बात सच है। पर ये भी हो सकता है कि पहले ये डायग्नोज नहीं होता था, अब ज़्यादा डायग्नोज होता है, क्योंकि अब पेरेंट्स बहुत अवेयर होते हैं। इसको अपन ज़्यादा काम तो ये चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट का या पीडियाट्रिशियन का है, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी। बट हाँ, ये चीज़ अब हो गई है। दूसरी चीज़ होती है ADHD भी बहुत कॉमन है आजकल बच्चों में। तो जो आप बता रहे हो ना, चुप रहना, नज़र नहीं मिलाना, ये तो ऑटिज़म के सिम्टम्स हैं। पर ये स्पेक्ट्रम होता है, मतलब ये डिज़ीज़ 0 से लेके 100 तक है। तो ज़रूरी नहीं है हाँ कि वो बच्चा हो सकता है सिर्फ इतना ही हो या फुल ग्रोन स्पेक्ट्रम में है। सो दैट इज़ द वर्क ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट, अ साइकेट्रिस्ट, अ पीडियाट्रिशियन। अगर ये टाइम पर डायग्नोज होता है तो अपने पास बहुत अच्छे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, जिसमें ज़रूरी नहीं, और बहुत ज़रूरी नहीं है कि इसमें अपन अगर थेरेपी, फिजियोथेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी का बहुत रोल होता है। तो अगर शुरू से पता चल जाता है तो बहुत हेल्प हो जाती है। बट स्लीप एपनिया का बहुत रोल है। अगर बच्चा नहीं सो पा रहा है, दिन में सो रहा है, ये सारे सिम्टम्स हैं। क्योंकि हमने ऐसे बच्चे देखे हैं, है ना, जो मतलब थक रहे हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी थक रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, मुंह खोल के सो रहे हैं। इन सब चीज़ों की वजह से आपके दिमाग का जो अटेंशन स्पैन होता है वो कम हो जाता है बच्चे में। तो immediately you will see an improvement whenever we expand the maxilla or we give some ऐसी अपन कोई अप्लायंस, जैसे बच्चे का जबड़ा आगे रहे
तो क्या पीछे वो एयरवे खुलता है, जैसे सांस की नली खुलती है वैसे बच्चा सांस बहुत आराम से ले पाता है। तो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट। या अपन टंग टाई रिलीज़ करते हैं, जब भी अपन टंग टाई रिलीज़ करते हैं जो तातुआ जिसको आप बोलते हो, उसके बाद भी बच्चे के स्कूल में बाकी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट दिखता है। और ये हमने मतलब वाया क्वेश्चनर हमने ये चीज़ देखी है कि अपन सर्जरी से पहले का क्वेश्चन है, सर्जरी के बाद का क्वेश्चन है, तो पेरेंट्स हैव नोटिस्ड दैट देयर इज़ एन इम्प्रूवमेंट। ऐसे देयर आर मेनी स्टडीज़ जो टंग टाई और बच्चे का अटेंशन, टंग टाई एंड ब्रीदिंग पे बहुत रोल है। स्पीच तो है ही, स्पीच तो ऐसी चीज़ है जो अपन नोटिस कर लेते हैं, बिहेवियर भी नोटिस कर बिहेवियर भी नोटिस कर। और टंग टाई में भी सेम चीज़ है, अपन तो रिलीज़ कर देंगे, उसके बाद एक्सरसाइज का बहुत रोल है, क्योंकि आप कहीं पे भी चीरा लगाते हो तो वापस वो सिकुड़ने का रहता है। तो आप अगर टंग टाई पे रिलीज़ करते हो उसके बाद एक्सरसाइजेस है ना, टंग बाहर निकालना, टंग गाल पे लगाना, स्पीच थेरेपी, इन सब चीज़ों का आजकल, पहले के ज़माने में क्या था, सर्जरी कर दी हो गया घर जाओ, है ना। आज के ज़माने में सर्जरी प्लस रिहैबिलिटेशन का बहुत रोल है। तो अपन सर्जरी कर रहे हैं, उसके बाद अपन एक्सरसाइज जो भी अपने को रिक्वायर्ड है वो अपन फुल फॉलोअप लें तो उसका फ़ायदा। नहीं तो जैसे कैंसर हो गया, कैंसर निकाल देना खाली अपना पर्पस नहीं होता ना, उसके बाद रेडियोथेरेपी होती है, उसके बाद जो निकाल दिया उसको लगाना भी ज़रूरी है, तब आप कह सकते हो कि ये पेशेंट ठीक है। उससे पहले ये पेशेंट अभी ट्रीटमेंट में ही है।